हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिनिश किया था। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभी हम लोग फिनिश करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। तो समझना जरा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में दो चीजें, पहला है डेलीगेशन, दूसरा है अथॉरिटी। सो डेलीगेशन मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है चीजों को ट्रांसफर करना, है ना, किसी चीजों को ट्रांसफर करना, चीजों को ट्रांसफर करने को बोलते हैं डेलीगेशन। और अथॉरिटी मतलब होता है राइट्स टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? राइट्स टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने के जो राइट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अथॉरिटी। ठीक है, तो जब आप ये डिसीजन लेने के राइट्स ट्रांसफर कर देते हो ना, जब ये डिसीजन लेने के राइट्स आप क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो ना, तो इसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो राइट्स टू टेक डिसीजन आपने ट्रांसफर कर दिए, किसने ट्रांसफर किए सर? ये ट्रांसफर किए सुपेरियर ने। किसको ट्रांसफर किए? सबऑर्डिनेट्स को। किसको ट्रांसफर किए? सबऑर्डिनेट को। तो जब एक सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, पावर दे देता है, सीधी सी बात है, सिंपली अगर समझे ना, तो जब एक सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे देता है कि भाई तू अपने लेवल पे डिसीजन ले लेना, इन चीजों को लेके बार बार मुझे कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आप बता दूं मैं आप लोगों को, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था जिसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या करते हैं हम लोग, वर्क को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क को डिवाइड कर देते, जैसे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फिनांस डिपार्टमेंट। हमने फिनांस रिलेटेड वर्क फिनांस डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स रिलेटेड वर्क सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को भी हम लोगों ने वर्कर के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन लोगों के बीच में क्या कर दिया था, काम को डिवाइड कर दिया था। तो जब ये इन लोगों में आप क्या करते हो, काम को बांटते हो ना, प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपको पावर भी तो देना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर पाएगा इजीली। आप चाहते हो कि सेल्स डिपार्टमेंट स्मूथली वर्क कर पाए, तो सेल्स डिपार्टमेंट को भी तो आपको पावर देना पड़ेगा। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, फिर ये क्या करेंगे, मिडिल लेवल पे बैठे हुए कौन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड सेल्स मैनेजर, फिनांस डिपार्टमेंट के हेड फिनांस मैनेजर, इनको क्या कर देते हैं, पावर दे देते हैं कि आपको बार बार इन चीजों के रिगार्डिंग मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, बार बार मुझे कॉल नहीं करोगे या बार बार मुझे मेल नहीं करोगे, आप अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो। इसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और मैं बता दूं आपको, अगर आप लोगों ने सबसे बेसिक सी चीजें मैनेजमेंट की अगर आपने वो पढ़ी होगी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या पढ़ा होगा आपने, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले आता है टॉप लेवल, सबसे पहले आता है टॉप, उसके बाद में आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये टॉप मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना, इसका जो बर्थ हुआ है, ये टॉप मिडल और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट आपने पढ़ा ना, इनका जो बर्थ हुआ ना, ये किस वजह से हुआ है, इसका बर्थ ही हुआ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। मतलब विदाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि कौन टॉप रहेगा, कौन मिडिल रहेगा और कौन लोअर रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा पावर किसके पास में, मतलब 100% पावर किसके पास में होता है, टॉप के पास में होता है ना, जो कि कौन होते हैं, कंपनी के सीईओ, सीएफओ, ठीक है, फिर कंपनी के मैनेजर, है ना, केएमपी, मतलब बोल सकते हैं सीधी सी बात है की मैनेजर पर्सन है ना, कंपनी के केएमपीज। तो ये हो गए सीईओ सीएफओ मैनेजर हो गया। ठीक है, अब मिडिल लेवल पे कौन आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, क्या बोलते हैं जिनको हम लोग, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड सेल्स मैनेजर, ठीक है, फिनांस डिपार्टमेंट के हेड फिनांस मैनेजर, ये सब आते हैं मिडिल लेवल पे। लोअर लेवल पे कौन आता है जनरली, सुपरवाइजर हो गया आपका, सैंक्शन ऑफिसर हो गया आपका, ये लोअर, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है, टॉप वाला बंदा सारा काम नहीं कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो बैठे हुए मैनेजर साहब है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए जो सीईओ सीएफओ है ना, वो सारा काम खुद से थोड़ी कर सकते, उनको काम करवाना है, किससे करवाएंगे काम, तो वो मिडिल वाले को टास्क असाइन करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ये लोग मिडिल वाले को टास्क असाइन करते हैं, और मिडिल वाले को जब टास्क असाइन करते तो साथ में मिडिल वाले को ये लोग क्या करते, पावर भी देते कि लो भाई पावर भी ले लो आप, मतलब ये काम अपने हिसाब से कर लेना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपको अगर हम लोग पावर दे रहे हैं तो साथ में क्या दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे। तो कभी भी अथॉरिटी कभी भी अकेले नहीं जाती है, अथॉरिटी के साथ में जाता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि कोई भी
मिसयूज ना करे किसका, अपने पावर का या अपने अथॉरिटी का। इसलिए ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी के साथ में किसको चिपका देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्लियर इतना क्या? तो हाँ, आप आगे जाके पढ़ोगे भी सही कि ये जो स्केलेटन हम लोगों ने बनाई, ये जो हिरार्की हम डेवलप करते हैं ना, ये जो हिरार्की हम डेवलप करते हैं, इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही रोल होता है, क्योंकि टॉप वाला मिडिल वाले को पावर देता है, मिडिल वाला लोअर वाले को पावर देता है। यही तो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि क्या करना, सुपेरियर जब अपने सबऑर्डिनेट को पावर देता है, क्या करने का पावर, डिसीजन लेने का, कि भाई तू अपने लेवल पर डिसीजन ले लेना, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यही होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है कितना? आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम, इसके बाद में पढ़ते हम लोग एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। पहला एलिमेंट है अथॉरिटी, सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। तो वन बाय वन समझते हैं। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने। अथॉरिटी मतलब होता है सर राइट्स टू टेक सर्टेन डिसीजन। अथॉरिटी मतलब होता है राइट्स टू टेक सर्टेन डिसीजन। डिसीजन लेने का जो राइट्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। वो ये क्या हो जाता है हमारा अथॉरिटी। राइट्स ऑफ ए पर्सन टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, कि जब एक सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, कमांड करता है, मतलब ऑर्डर देता है ना, तो ये भी क्या है, पावर होगा सुपीरियर के पास, तभी तो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर देने का पावर, सुपेरियर का सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने का पावर, यही भी तो क्या है, अथॉरिटी है। किसके पास पावर है, तभी तो ये अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर पाता है, तभी तो ये अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर पाता है, ऑर्डर दे पाता है। क्लियर है? तो राइट्स ऑफ ए पर्सन टू कमांड ही सबऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग अथॉरिटी। नेक्स्ट, अथॉरिटी के बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, अच्छा इसमें पॉइंट पढ़ लेना आप लोग। एवरी जॉब पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वेल डिफाइंड एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी अटैच्ड टू इट। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जितनी भी जॉब पोजीशंस क्रिएट कर रखी है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। मिडिल लेवल पे कितने कैटेगरी बना रखी है आपने सर, अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में कितना पावर रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास कितना पावर रहेगा, फिनांस डिपार्टमेंट के पास कितना पावर रहेगा, ये जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजर भाई साहब, इनके पास में क्या पावर रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने पास में कौन सा पावर रखा हुआ है। तो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये बताना चाह रहे हैं एक्सटेंड ऑफ अथॉरिटी अटैच टू इट। तो मतलब आपको हर पोजीशन के साथ में अटैच करना है, हर पोजीशन के साथ में अटैच कर देना आप एक्सटेंड ऑफ अथॉरिटी के, भाई आपके पास में मैक्सिमम इतनी अथॉरिटी है, इसके बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते हो। क्लियर है क्या था ना, ताकि सारी पोजीशंस वाले को, मतलब मिडिल वाले को भी, लोअर वाले को भी, सबको अपनी मैक्सिमम अथॉरिटी पता रहे। कोई भी अपने दायरे से बाहर जाके, सीधी सी बात है, कोई भी अपने दायरे से बाहर जाके या कोई भी अपनी मैक्सिमम अथॉरिटी के बाहर जाके क्या ना करे, वर्क ना करे। क्लियर इतना क्या? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, अथॉरिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी फॉर्मल अथॉरिटी, दूसरी होती है आपकी पर्सनल अथॉरिटी। तो फॉर्मल अथॉरिटी मतलब क्या होता है, जो कि आपकी पोजीशन की वजह से क्रिएट हुई है। फॉर्मल अथॉरिटी मतलब आपके पास जो पावर है, राइट्स टू टेक डिसीजन, किस वजह से आए, आपकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे सिलेक्ट किए गए एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। और आप एज ए प्रोडक्शन मैनेजर सिलेक्ट किए गए हो, तो आपको पावर दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। क्या पावर दिया कि मैनेजर साहब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है ना, आप अपने लेवल पे ले लेना, यहाँ तक के इसके ऊपर का कोई बड़ा डिसीजन होगा ना, तो वो आप हमसे एक बार क्या करोगे, कंसल्ट करोगे। तो ये सारा पूरा हम क्या कर देते, क्लियर कर देते, स्पेसिफाई करके रखते पूरा। लेकिन पर्सनल अथॉरिटी में क्या होता है ना, कि यहाँ पे कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसी को पावर नहीं दिया है। पर्सनल अथॉरिटी में क्या होता है, किसी एक पर्सन के पास में ऑटोमेटिकली पावर आ जाता है, किसी एक पर्सन के पास में ऑटोमेटिकली पावर आ जाता है, उसकी पर्सनालिटी की वजह से, उसके नेचर की वजह से, उसका जो चार्मिंग नेचर है ना, उसकी वजह से। क्योंकि उसका नेचर इतना अच्छा है कि सारे एम्प्लॉय उसको लाइक करते, सारे एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं यार, ये बंदा कोई मैनेजर नहीं है, ये हमारा क्या है, सीनियर एम्प्लॉय है, हमारा एक सीनियर एम्प्लॉय है, कोई किसी पोजीशन पे नहीं है, ना तो ये टॉप पे, ना मिडिल पे, ना लोअर पे, लेकिन स्टिल एम्प्लॉय उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसको लीडर मानते हैं अपना। तो ये क्या हुआ सर, ये जो उसके पास पावर आ गया, उसको लीडर मान लिया, मतलब उसकी बात सुन रहे, वो जो डिसीजन लेगा ना, उसमें सारे एम्प्लॉय एग्री कर जाते हैं। तो ये जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ये एक पर्सन की पर्सनालिटी की वजह से हो रहा है, उसके नेचर की वजह से हो रहा है, उसके बिहेवियर की वजह से हो रहा है। तो ये उसको किसी पोजीशन की वजह से नहीं मिला है,
ये जो डिसीजन ले रहा है वो, और क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है एम्प्लॉय को। तो जो इन्फ्लुएंस करने का जो पावर उसके पास में है ना, किसी पोजीशन की वजह से नहीं है, अपनी पर्सनालिटी की वजह से। इसको बोलते हैं पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी किस वजह से आती है, अपनी पर्सनालिटी की वजह से आती है। और फॉर्मल अथॉरिटी कहां से आती है, ये पोजीशन की वजह से आती है, कि आपको क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड सारा पावर आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया ना। तो ये पोजीशन की वजह से आया। तो फॉर्मल अथॉरिटी के अंदर जो पावर आता है वो पोजीशन की वजह से आता है। फॉर्मल अथॉरिटी के अंदर जो पावर आता है ना, वो पोजीशन की वजह से आता है। समझना जरा, ये आता है ना, ये आता है आपका पोजीशन की वजह से, ठीक है। और ये जो आता है ना, ये पर्सनालिटी की वजह से आता है, आपकी पर्सनालिटी की वजह से आता है। क्लियर इतना क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है। इसके बाद ये जो कंसेप्ट है आपका अथॉरिटी का, जो कंसेप्ट है ना आपका अथॉरिटी का, ये किस वजह से आया बताता हूं मैं आपको। ये कहां से अराइज होता है, ये अथॉरिटी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन की वजह से क्रिएट होता है। क्योंकि सुपेरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अगर कोई रिलेशन है या कोई डिफरेंस है, तो वो यही तो डिफरेंस है सर, कि इसके पास में ज़्यादा पावर है, इसके पास में क्या है, ज़्यादा पावर है, और इसके पास में क्या है, कम पावर है। इसके पास में ज़्यादा पावर है, इसके पास में कम पावर है। सर ज़्यादा पावर है मतलब इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, मतलब राइट्स टू टेक डिसीजन, मतलब ये ज़्यादा डिसीजन ले सकता है ना, ये कम ले सकता है। मतलब सुपेरियर ने क्या किया, अपने पास में जो पावर थे ना, उसमें से कुछ पावर या कुछ अथॉरिटी किसको दे दी, सबऑर्डिनेट्स को दे दी। तो तभी तो वो सबऑर्डिनेट बना इसका, कि वो इसके अंडर में काम करता है। अब सुपेरियर ने कुछ वर्क डेलीगेट कर दिया, कुछ पावर डेलीगेट कर दिया, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो ये सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन का जो क्रिएशन होता है, जो बर्थ होता है ना, किसकी वजह से होता है, अथॉरिटी की वजह से होता है। तो अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी, ठीक है, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्रिएट करने में भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है इसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जो असाइन टास्क होता है ना, जो सुपेरियर ने सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन किया है ना, उसको गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करना। एक सुपेरियर ने, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सुपेरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को जो भी टास्क दिया है ना, जो भी क्या दिया है, टास्क दिया है, उस टास्क को कंप्लीट करना गिवन ए टाइम के अंदर, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, क्योंकि सुपेरियर ने सबऑर्डिनेट को क्या दिया होगा, अथॉरिटी भी तो दी होगी ना, इसको अथॉरिटी भी तो दी है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट्स टू टेक डिसीजन। तो हमने बोला भाई तू अपने लेवल पर डिसीजन ले, कुछ भी कर, लेकिन मुझे काम कंप्लीट चाहिए कैसे भी करके। तो बस वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। तो समझना क्या लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होती है किसके लिए, सबऑर्डिनेट के लिए, टू कैरी आउट असाइन टास्क, टू कैरी आउट असाइन टास्क विद इन ए गिवन टाइम। आपको जो भी टाइम पीरियड दिया गया था ना, उस टाइम के अंदर अंदर आपको ये काम करके देना है, किसको, अपने सुपेरियर को। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सॉरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस, ठीक है। हियर सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू हिम बाय सुपेरियर, ठीक है। तो किस वजह से आई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन की वजह से आई। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा, फिर जो सबऑर्डिनेट है ना, उसको अपना टास्क कंप्लीट करके देना है, किसको, सुपेरियर को। जो भी टास्क असाइन किया था ना, उसको कंप्लीट करना है गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है, देखना जरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है ना, वो कैसा होता है ऑलवेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो रहेगा ना, वो कैसा रहेगा, अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर। अरे सुपेरियर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, सुपेरियर के लिए। मतलब सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, जो छोटे लेवल पे बैठा हुआ बंदा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, अपर लेवल वाले, उनको जवाब देना पड़ेगा आपको, उन्होंने जो टास्क दिया ना, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो ये इसका फ्लो अपवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो लोअर वाला है ना, जो भी टास्क दिया था, किसको बोलेगा, मिडिल वाले को। तो लोअर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो भी टास्क दिया था ना टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखना क्या बोल रहा हूँ, लोअर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द मिडिल, मिडिल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द टॉप। ये क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं सर। ऊपर मतलब क्या, ज्यादा ऊपर मत चले जाना, अपवर्ड की बात कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे बेटा हम लोग, इसका फ्लो कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा फ्लो इसका, कैसा रहेगा,
अपवर्ड। क्लियर इतना? क्या इसका फ्लो कैसा रहेगा? अपवर्ड। ऊपर किस टाइप रहेगा? मतलब लोअर वाला मिडिल के लिए, मिडिल वाला टॉप के लिए, है ना, अपवर्ड फ्लो करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलेंगे हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज टुवर्ड अपवर्ड। किस तरफ जाती है बेटा? ये अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ फ्लो रहेगा इसका। लेकिन डेलीगेशन कैसा होता है? डाउनवर्ड। टॉप वाला मिडिल वाले को पावर देता है, मिडिल वाला लोअर वाले को पावर देता है, तो ये डाउनवर्ड होता है। फिनिश। इसके बाद में आ जाता है आपका अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद आया था अकाउंटेबिलिटी। काफी सारे लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने क्या बताया आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जो भी गिवन टास्क है ना उसको, जो भी गिवन टास्क है ना उसको पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करके देना है। जो भी असाइन टास्क है ना, जो भी टास्क आपको असाइन किया उसको कंप्लीट करके देना है गिवन टाइम के अंदर, है ना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि कल को अगर आपको जो भी टास्क असाइन किया था अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये जो आपके सुपेरियर है ना ये आपकी तरफ उंगली उठाएंगे और आपसे पूछेंगे क्यों भाई साहब, क्यों? आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों? तो वहां पे आपको रिप्लाई देना पड़ेगा इसलिए, ये रीजन रहा। हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए आपने जो टारगेट दिया था ना सर 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, वो 5000 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए। हमारे पास में क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है सर, हमारे पास ये प्रॉब्लम रही, या मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम गई है, या फिर हमारे वर्कर जो है वो ट्रेंड नहीं है, वॉट जो भी रीजन है आपको रीजन क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी। पढ़ना, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। आंसरेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू दी वर्क फॉर विच ही हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी। जिस काम को लेकर हमने आपको क्या दिया था? पावर दिया था, जिस काम की हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो काम अगर आप नहीं कर पाए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा, आंसरेबिलिटी। इसका भी जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। इसका भी जो फ्लो रहेगा ना वो कैसा रहेगा? आपका अपवर्ड रहेगा। दैट मीन्स जो मिडिल वाला है वो किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा? टॉप वाले के लिए। लोअर वाला जो है किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा? मिडिल वाले के लिए। मतलब अगर लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट पे कोई पावर असाइन किया गया था, है ना, डेलीगेशन अथॉरिटी की गई थी किसी टास्क को लेकर और वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लोअर वाले बंदे को जवाब देना पड़ेगा। किसको? मिडिल वाले लोगों को। मिडिल वाले लोगों को जो पावर दिया गया था पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, जो अथॉरिटी दी गई थी कि भाई ये टास्क कंप्लीट करना है आपको, इसके रिलेटेड हम पावर भी आपको दे रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बार बार टॉप वाले से नहीं पूछना पड़ेगा। स्टिल अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो मिडिल वाले को भी क्या करना पड़ेगा? टॉप वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जवाब देना पड़ता है, इसको बोलते हैं आंसरेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आपको जवाब देने की बात चल रही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ा हम लोगों ने? जो भी असाइन टास्क था ना आपका, जो भी टास्क था उसको कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं वो लोग। कैसे? गिवन टाइम के अंदर, गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना था? उसको कंप्लीट करना था। जो भी टाइम दिया था उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना था। तो गिवन टाइम पीरियड के अंदर टास्क को कंप्लीट करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो टाइम, अगर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए आप तो जवाब देना, आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाए आप। जो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना तो वो जो जवाब देने की जो क्या होती है आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है वो, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो होता है ना वो भी कैसा रहेगा? अपवर्ड रहेगा, ठीक ना। तो अकाउंटेबिलिटी आई कहां से सर? अकाउंटेबिलिटी का बर्थ हुआ कहां से? रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको, मतलब हमने आपको टास्क दिया कि टास्क कंप्लीट करना है आपको, अगर आपने नहीं किया तो आपको जो जवाब देना पड़ रहा है ना, तो जवाब देने के लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? अकाउंटेबिलिटी। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होता है आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते। अच्छा, आप एक मजे की चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, है ना, कि डेलीगेशन की बात करते हैं। सर हमने पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हमने पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो क्या डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है क्या? क्या डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है क्या? हाँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ अथॉरिटी मिडिल वाले को दी है, मिडिल वाले ने उसमें से कुछ अथॉरिटी किसको दी थी? लोअर वाले को। तो टॉप वाला अगर इसको अथॉरिटी दे रहा है मिडिल वाले को तो साथ में क्या देगा ये तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। ये तो क्या देगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। ध्यान रखना, मिडिल वाला अगर क्या कर रहा है, समझना जरा, मिडिल वाला अगर लोअर वाले को क्या दे रहा है? अथॉरिटी दे रहा है, तो वो साथ में क्या देगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। तो मतलब ये भी लोअर वाले को क्या देगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ठीक है ना। तो टॉप वाले ने मिडिल वाले को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अथॉरिटी के साथ में, तो मिडिल वाला क्या करता है? उसमें से कुछ टास्क किसको असाइन कर दिया? लोअर वाले को।
तो मिडिल वाला भी चाहता है कि ऐसा ना हो यार कि लोअर वाले क्या करें, इनको पावर तो दे दूं मैं, इस पावर का मिसयूज कर ले। तो मिडिल वाला लोअर वाले को साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ में क्या किया, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किया है। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिडिल वाले की ही रहेगी टुवर्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो तो मिडिल वाले की ही रहेगी टुवर्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब टॉप वाले ने अगर मिडिल वाले को बोला कि देखो भाई साहब आपको इस बार कैसे भी करके 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करवानी है, तो मिडिल वाला अकेला तो काम करेगा नहीं ना। मिडिल तो क्या है, यहाँ पे तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके अंडर में फिर सुपरवाइजर वगैरह आते हैं। तो इन्होंने कुछ पावर किसको दे दिया, लोअर वाले को, बोला देख भाई तू क्या कर, अपनी टीम से 1000 यूनिट बनवा, किसी दूसरे को बोला तू अपनी टीम से 2000 यूनिट बनवा, किसी तीसरे से बोला तू अपनी यूनिट से 2000 यूनिट्स बनवा, टोटल कितनी यूनिट्स हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। ऐसे करके अगर लोअर वाले ने अपना काम कर दिया तो 5000 यूनिट बन जाएगी, मिडिल वाले का काम भी हो गया। इन केस लोअर लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग अपना टास्क कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं ना, तो यहाँ पे मिडिल वाला ये नहीं बोलेगा टॉप वाले को कि भाई साहब हमने तो ये काम किसको दे दिया था पूरा का पूरा, लोअर वाले को, और उन्होंने नहीं किया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। टॉप वाले को मतलब भी नहीं है भैया, ये तो हिरार्की है, टॉप वाला लोअर वाले से क्यों बात करेगा। तो फाइनली अल्टीमेटली मिडिल वाले को ही टॉप वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप वाले को क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आंसरेबिलिटी जो रहेगी ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी दोनों की दोनों किसकी रहेगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रहेगी, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। तो ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, मिडिल वाले की। हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोअर वाले को, इसलिए दो कि कल को अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा ना तो आप उससे पूछ पाओ, ठीक है, आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाओ कि भैया ये आपकी गलती है, आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन किसकी नजर में, टॉप लेवल मैनेजमेंट की नजर में नहीं, खुद की नजर में रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाओगे आप। टॉप लेवल मैनेजमेंट की नजर में तो आप रिस्पॉन्सिबल थे, आपको जवाब देना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिखा मिलेगा भी सही आपको, और समटाइम ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं क्या। तो आंसर रहेगा हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी ना वो कभी भी डेलीगेट नहीं होती है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो आप जो वर्क असाइन कर रहे हो ना उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या कर सकते हो, आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन कभी भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होगी। मतलब मिडिल वाला जो है ना वो तो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसके लिए, टॉप वाले के लिए। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। क्या सर अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं क्या आंसरेबिलिटी हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं क्या। तो मैं बता देता हूं आपको कि अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेट। अकाउंटेबिलिटी कभी भी आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लोअर वाला ऑलवेज क्या रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा किसके लिए, मिडिल के लिए, मिडिल वाला अकाउंटेबल रहेगा किसके लिए, टॉप के लिए। तो टॉप वाले ने अगर कुछ भी अथॉरिटी दी थी मिडिल वाले को, कुछ भी टास्क दिया था मिडिल वाले को, और मिडिल वाले ने उसमें से थोड़ा बहुत टास्क किसको असाइन कर दिया, लोअर वाले को, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब लोअर वाले को जवाब देना पड़ेगा किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ना। लोअर वाला टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब नहीं देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब तो मिडिल वाला ही देगा, और टॉप वाला मिडिल वाले से ही जवाब चाहता है। टॉप वाला ये बोलेगा सर मैं आपसे जवाब चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड है, हमने आपको 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोला था, कहां है 5000 यूनिट्स, क्यों प्रोड्यूस नहीं हुई है, ये जवाब मिडिल वाला देगा। अब मिडिल वाला जो है ना चाहे तो लोअर वाले से क्या कर सकता है, जवाब मांग सकता है। क्यों भाई साहब ये क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजन रहा, तो मिडिल वाला लोअर वाले से लेगा, तो लोअर वाला जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए रहेगी, मिडिल वाले के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट की जो आंसरेबिलिटी रहेगी टुवर्ड द मिडिल रहेगी, और मिडिल वाले की कैसे रहेगी, टुवर्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगी। इतना क्लियर है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। तो इसका फ्लो भी कैसा रहेगा, अपवर्ड, इसका फ्लो भी कैसा होता है, अपवर्ड रहता है। क्लियर है इतना, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस दे रखा है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बहुत सिंपल है, इसको 2 मिनट में फिनिश करेंगे हम लोग। पहले मीनिंग आपको पता है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट्स टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पता है आप लोगों को, ऑब्लिगेशन होता है जो भी असाइन टास्क है उसको कंप्लीट करने का। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको पता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी, कि जो भी आपको टास्क असाइन किया था उसके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो क्या टास्क कंप्लीट किया आपने या नहीं किया, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ये आंसरेबिलिटी होती है आपकी, आपको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेलीगेशन। अथॉरिटी को हम डेलीगेट करते ही हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी डेलीगेट कर दो आप,
कर सकते हो? अरे कैसे कर सकते हो सर, अभी तो बताया आपने कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी रहेगी, मिड लेवल मैनेजमेंट की। मतलब पूरी की पूरी डेलीगेट नहीं हो सकती, मतलब हो तो सकती है सर, हाँ हो तो सकती है, लेकिन पूरी नहीं हो सकती है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं कर पाओगे आप 90% कर दो, आप 99% कर दो, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो आप ही रहोगे सर। आपको ही टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना है, जवाब देना है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी तो कभी डेलीगेट होती ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि मिडिल वाले ने लोअर वाले को क्या कर दिया, पावर दे दिया, उसके बाद में मिडिल वाला क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब मिडिल वाला जाने और टॉप वाला जाने, दोनों आपस में समझ लेंगे। अगर ये काम नहीं हो पाया तो ना सर, टॉप वाला तो आपसे जवाब मांगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओरिजिन। फॉर्मल पोजीशन की वजह से आती है अथॉरिटी, अराइज फ्रॉम दी फॉर्मल पोजीशन। आपकी जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी वजह से आपके पास में पोजीशन आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम लोग, अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम लोग सामने वाले को पावर देते हैं ना, तो साथ में क्या चिपका देते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो उस अथॉरिटी का मिसयूज ना करे। अरे अपने इंडिया में पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले को पावर दे रखा, हम लोगों ने गन दे रखी है, तो साथ में क्या दे रखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक गोली का हिसाब मांगती है गवर्नमेंट। गलती से फायरिंग भी मत कर देना विदाउट परमिशन। आपको अपने सुपीरियर से परमिशन लेनी पड़ेगी फायरिंग करने से पहले भी। कब कहाँ गोली चलाना है उनको बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए तो आपने कभी देखा है क्या कि पुलिस वाला कोई भी चैन स्नैचिंग करके भाग रहा है, सीधे गोली मार दी? इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में तो सर अथॉरिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस वाले के ऊपर। जरा से में तबादले हो जाते हैं, जरा से में ट्रांसफर हो जाता है, या डिमोशन हो जाता है, इवन सस्पेंशन लेटर निकल कर आ जाता है। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे। इसलिए हमारे जो पुलिस भाई होते हैं ना, वो अपने पावर ही एक्सरसाइज नहीं कर पाते। फॉरेन में जाओ आप, फॉरेन में तो ऐसा होता है कि कोई चैन स्नैचिंग करके भाग रहा है ना, सीधे उड़ा देते पैर में, बेटा कि एक काम करो बेटा, अब तू गोली खा, सोना तो बहुत खा लिया तूने लोगों का, अब तू गोली खा। सीधे गोली मारते हैं वहां पे। हमारे यहाँ क्या करते पुलिस वाले, बेचारे भागते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ लिया तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों? उनको पता है कि हमारे पास पावर तो है, पुलिस की वर्दी भी है, लेकिन इससे ज्यादा हमारे ऊपर डाल रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने, ठीक है ना। तो जब अथॉरिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो ना, तो फिर क्या नहीं कर पाता है बंदा, उसका ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, डर रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अथॉरिटी का प्रॉपर यूज हो, तो अथॉरिटी के साथ में क्या दो आप, प्रॉपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दे देना, नहीं तो अपने अथॉरिटी का यूज ही नहीं कर पाएगा वो। और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर इंडियन पुलिस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते कि ये लोग ये बन गए पुलिस, तो फिर इंडियन पुलिस वाले क्या करते पता है आपको, बात बात में जिससे भी झगड़ा हुआ, कोई भी चोर मिला रास्ते में, दंगा चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है अब आप गोली खाओ, टिश्क्याओ, है ना, हर किसी को गोली मार दी, कोई हिसाब पूछने वाला ही नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि अथॉरिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, दोनों में आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, अराइज फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अराइज हुई, जब हमने अथॉरिटी डेलीगेट की तो साथ में क्या दे दिया उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ताकि वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज ना करे। तो ऑलवेज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रखना है आपको, बैलेंस रखना है, जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर इतना क्या? इसके बाद में किसकी बात करें हम लोग, अकाउंटेबिलिटी की। तो अकाउंटेबिलिटी कहां से आया सर, ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, गिवन टास्क, जो भी टास्क दिया हम लोगों ने उसको कंप्लीट करना, ठीक है ना। वो टास्क कंप्लीट अगर नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा, अपने सुपीरियर को। ये जो जवाब देना पड़ रहा है ना सुपीरियर को, किस वजह से देना पड़ रहा है, क्योंकि वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। टास्क हमने दिया था उसको, साथ में क्या दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, गिवन टास्क को कंप्लीट करना। तो ये हो गया आपका अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे राइज हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कि सर मुझे जो टास्क दिया था ना पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट करना था, नहीं कर पाया, अब मुझे क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये मेरी क्या है, अकाउंटेबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के बाद में फ्लो ऑफ डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी जो है इसका फ्लो डाउनवर्ड रहेगा, मतलब टॉप वाला मिडिल वाले को पावर देगा, मिडिल वाला लोअर वाले को पावर दे सकता है, ये हो गया डाउनवर्ड। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो लोअर वाला ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने मिडिल वाले के लिए, मिडिल वाला रिस्पॉन्सिबल रहेगा टॉप वाले के लिए। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो लोअर वाला अकाउंटेबल रहेगा मिडिल वाले के लिए, मिडिल वाला अकाउंटेबल रहेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के लिए। तो ये हो गया आपका फ्लो, कैसा रहेगा इसका, अपवर्ड रहेगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग। चलो कुछ नहीं, चार डिफरेंसेस के बाद में अब आ जाता है इसके अंदर आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है, सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या रहेगा, अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे क्या फायदा मिलेगा। पहला फायदा तो मिलेगा सर हमें इसमें यहाँ पे क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोगों ने अपना वर्कलोड कम कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको अथॉरिटी दे दी, मिडिल वाले को। अब मिडिल वाले को अथॉरिटी दे दी ना, तो मिडिल वाले अपने लेवल पे क्या ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। वो बार बार परेशान नहीं करेंगे किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोगों को, बार बार उनकी परमिशन नहीं लगेगी। तो इससे क्या हो जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग फ्री हो जाएंगे। तो वो कुछ जो कीज एरियाज है, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो बिजनेस के, ठीक है ना, उन पे क्या कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होगा कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर दोगे, अथॉरिटी दोगे, तभी तो वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव्स लेगा ना,
तभी तो वो उसका काम कर पाएगा खुद से सोचने का क्या आएगा उसके अंदर, कॉन्फिडेंस आएगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। अगर आप एम्प्लॉय को कभी पावर दोगे नहीं, कभी आप उसको खुद से काम करने नहीं दोगे, आप क्या चाहते हो कि हमारा सबॉर्डिनेट हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपसे क्या करे, कंसल्ट करे, तो यार इसमें आपका भी टाइम बर्बाद होगा और वो भी कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आप चाहते हो ना एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करवाना, तो क्या दो उनको, आप अथॉरिटी दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो आप क्या करने की, खुद से काम करने की। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, जब एम्प्लॉयज़ को कोई टास्क मिलता है कि भाई ये काम आपको करना है, और साथ में क्या मिल जाती है उनको, पावर, अथॉरिटी, साथ में क्या दे देते हैं हम लोग, अगर उनको अथॉरिटी दे देते हैं ना, खुश हो जाते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को लगता है कि चलो हमारे बॉस ने हमको इस काम के लायक तो समझा, खलनायक या नालायक तो नहीं समझा, लायक तो समझा एटलीस्ट। मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को चाहिए चैलेंजिंग टास्क, क्या कुछ चैलेंजिंग मिले, कुछ मिले करने के लिए जो हम कंप्लीट करके दिखाएं ऑर्गेनाइजेशन को, बताएं कि हम हाँ इस काम के लिए हम लोग बने हैं, जिससे हमारा भी करियर डेवलपमेंट हो, ठीक है, इंक्रीमेंट हो, पोजीशन हमारी क्या हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़े। मतलब क्या होता है, प्रमोशंस, है ना, प्रमोशन तभी तो होगा जब आप कोई चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करोगे। तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी होगा इसमें। तो मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय, व्हेन अ सुपीरियर असाइन टास्क टू हिज सबऑर्डिनेट इट शो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। तो इससे ट्रस्ट दिखता है, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है सुपीरियर का टुवर्ड दिस सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट देखना जरा, जैसे इनको क्या हुआ, वर्क असाइन किया ना, ये लोग खुश हो गए कि चलो भैया अब तो हम इसको कंप्लीट करके ही दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं जब आप क्या करते हो, उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में फैसिलिटेट ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। यार ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्यों नहीं होगी, मुझे बताओ आप, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्यों नहीं होगी, एक सिंगल रीजन बता दो आप मुझे। जब आप वर्क असाइन कर दोगे ना, तो टॉप वाला अपना काम, आधे से ज्यादा काम किसको दे दिया, उसने मिडिल वाले को, मिडिल वाले ने लोअर वाले को दे दिया। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग है ना, काफी हद तक फ्री हो जाते हैं मेंटली। मतलब रूटीन नेचर की चीजों में उनको लजना नहीं है अब, क्योंकि वो काम तो किसको दे दिया उन्होंने, मिडिल वाले को, लोअर वाले को। तो टॉप वाले मैनेजमेंट में जो बैठे वाले लोग हैं ना, ये क्या करते, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों का एक ही काम होता है, बिजनेस एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। इनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि कैसे बिजनेस को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये बिजनेस के एक्सपांशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द वेरियस जॉब, स्कोप ऑफ यूजिंग इंटरनल रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर इंक्रीज। अब क्या हो जाएगा कि जब ये वर्कर को आप क्या करोगे, टास्क असाइन करोगे ना, जब ये चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करते रहेंगे, ये लोग उस काम में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको भी भरोसा हो जाएगा, ये भी वेल ट्रेंड हो जाएंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये फ्यूचर में काम आएंगे आपके। फ्यूचर में जब आप रिक्रूटमेंट करोगे ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट, तब इन लोगों का यूज करना आप। जब आपको लगे कि नहीं यार किसी मैनेजर की पोजीशन खाली हुई है, वैकेंट हुई है, तो उस वैकेंट पोस्ट पे इनको बिठाना आप, क्योंकि तब तक ये उस काम को करने में क्या हो चुके होंगे, एक्सपर्ट हो चुके होंगे, इनको काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो चुकी होगी। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काफी हेल्प करेंगे फ्यूचर में जाके। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आप ग्रोथ पे काम करोगे, मतलब एक्सपांशन पे काम करोगे, आप डाइवर्सिफिकेशन में काम करोगे, आपको एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लगेंगे, आपको एन नंबर ऑफ मैनेजर्स लगेंगे। तो वहां पे मैनेजर के रेडीमेड बनाए थोड़ी जाते हैं बेटा, मैनेजर्स ये है, आपके एम्प्लॉय को मैनेजर बनाना है आप लोगों को, तो ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ये वहां पे आपके काम आएंगे। इसलिए बोलता हूं फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से तो ये हियरार्की स्टैब्लिश हुई है आपकी। ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, ये जो हियरार्की हमने सेट की है ना, किस वजह से की है, ये हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो बैठे हुए लोग थे ना, इन लोगों ने क्या कर दिया, कुछ पावर मिडिल वाले को दे दिया, मिडिल वालों ने कुछ पावर किसको दे दिया, लोअर वाले को दे दिया। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉप वाले ने अथॉरिटी दी मिडिल वाले को, मिडिल वाले ने अथॉरिटी दी लोअर वाले को। लोअर वाला रिस्पॉन्सिबल है मिडिल वाले के लिए, मिडिल वाला रिस्पॉन्सिबल है टॉप वाले के लिए। लोअर वाला अकाउंटेबल है मिडिल वाले के लिए, मिडिल वाला अकाउंटेबल है टॉप वाले के लिए। तो ये हो गया हियरार्की। तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की, तो मैनेजमेंट हियरार्की का क्या बना, ये बेस बना, है ना। आप पढ़ोगे इसमें तो समझ में आ जाएगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन जो हमने क्या क्या एस्टेब्लिश किया ना इन दोनों के बीच में, ये किस वजह से हो पाता है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ही हो पाता है। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो आप इजीली क्या कर पाओगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है ना, सबको अपना अपना पावर पता होता है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी पता है। यहाँ पे क्लियरिटी रहेगा किसमें, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरिटी रहती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। पता है लोअर वाले को कि हमें किसको रिपोर्टिंग करना है,
मिडिल वाले को पता है हमें किसको रिपोर्टिंग करना है, टॉप लेवल वाले को। तो ये क्लियरिटी है ना, किस चीज की क्लियरिटी है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की। मतलब सुपेरियर को पता है कि उसका कौन सबऑर्डिनेट है, तो वो अपने सॉरी सबऑर्डिनेट्स को पता है अपना कौन सुपेरियर है, तो क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट है ना वो अपने सुपेरियर को क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, किसी और को जाकर रिपोर्टिंग नहीं करेगा। दूसरी बात, मिडिल वाले को अपनी अथॉरिटी पता है, क्वांटम ऑफ अथॉरिटी पता होती है। तो क्या बोल रहा हूं, क्वांटम ऑफ अथॉरिटी। इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता है, इसको भी अपनी अथॉरिटी पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, इसको भी अपनी अथॉरिटी पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। तो इससे क्या हो जाता है, बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्लियरली स्टेब्लिश जुरिस्डिक्शन विद इन विच इच एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन। तो सबको अपना अपना जुरिस्डिक्शन पता होता है कि उस दायरे में रह के हमें क्या करना है, काम करना है। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज मिनिमाइज। दे रहे यार, जब हमने ऊपर जस्ट अभी ये पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक्चुअल में ये किस पे काम करता है, डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है ना उसी पे काम करता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं। और जब डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे कर रहे हो ना आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर, ये तो हो रहा है टॉप वाला मिडिल वाले को कुछ पावर दे रहा है, साथ में कुछ काम दे रहा है ना, मिडिल वाला लोअर वाले को। जब आपने वर्क को प्रॉपर डिवाइड कर रखा है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ना ही ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटी होगी। मतलब कि एक ही काम को 2-4 लोगों ने कर दिया और जो काम करना था उसको किसी ने भी नहीं किया, वो अनटच्ड रखा हुआ है, किसी ने टच भी नहीं किया उस काम को, अभी तक शुरुआत ही नहीं की उस काम की। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्रॉपर तरीके से वर्क को क्या करके रखती है, डिवाइड करके रखती है। और जो वर्क को डिवाइड किया है उस वर्क को असाइन करेगी किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, और जो वर्क को असाइन करेगी तो उसको पावर भी देगी ताकि वो उस काम को अच्छे से कर पाए। तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज इज मिनिमाइज्ड। काफी हद तक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वाला जो सिस्टम है ना, मिनिमाइज, इवन मैं तो बोलता हूँ खत्म ही हो जाता है। और ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटी भी यहाँ पे नहीं होगी। इतना क्लियर है क्या? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में है कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के सब हम लोग यही समाप्त करते हैं। ओके, सी यू सून, बाय बाय।